गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन्स की ही बनी होती है। सो प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। चीफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर pulses, peanuts, fishes, meats, etc. Just a minute. Yes, they occur in every part of the body and form the fundamental basis of structure and function of the life. Fundamental basis of structure, हमें मालूम है कि हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर होती है सेल, एंड सेल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो मेनली स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं आपके, स्ट्रक्चरल फंडामेंटल है, बेसिस है प्रोटीन्स। They are also required for growth and maintenance of the body. The word protein is derived from the Greek word proteos, which means primary, the prime importance. So ज़्यादा importance जो है, all proteins are polymers of alpha amino acids. All proteins are polymer of alpha amino acid. मतलब जितने भी प्रोटीन सारे आपके अल्फा अमीनो एसिड से ही बने होते हैं। तो अमीनो एसिड कंटेन्स वन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एसिड्स जैसा कि आप को मालूम है, एसिड हमारे क्या होते हैं, COH ग्रुप। अल्फा अमीनो एसिड मीन्स एट अल्फा पोजीशन NH2 group is also present. Amino group is also present at alpha position. This is your functional group. This is your alpha carbon. At alpha carbon, one is amino group. One amino group is also present. So these are our alpha amino acid, just like given here. ये जैसे आपका दिया हुआ है, दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड एट द अल्फा कार्बन NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पर है या बीटा पोजीशन पर है, रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू अल्फा, बीटा, गामा एंड सो ऑन। ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड ही मिलते हैं। मतलब प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, नॉट बीटा अमीनो एसिड, नॉट गामा अमीनो एसिड्स। बीटा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है तब उसको हम बीटा अमीनो एसिड बोलते हैं, लेकिन प्रोटीन्स में बीटा अमीनो एसिड नहीं होते, हमेशा अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। मतलब अमीनो एसिड्स, अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट एट द अल्फा पोजीशन। Amino acids are generally represented by 3 letters symbols. Sometime one letter symbol is also used, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है। जैसे आपको ग्लाइसिन है, GLY से रिप्रेजेंट करते हैं 3 लेटर सिस्टम से। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसमें आपका एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है। NH आपका बेसिक ग्रुप होता है, COH ग्रुप आपका एसिडिक ग्रुप होता है। तो ऑन द बेस ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ दीज ग्रुप्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा हो, अमीनो ग्रुप कम हो, तो वो आपका एसिडिक ग्रुप हो जाएगा, जिसमें एसिडिक COH ग्रुप आपका ज़्यादा होंगे। बेसिक, इसमें आपके बेसिक ग्रुप NH2 ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू COH। और न्यूट्रल में दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप। इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेक्स इट न्यूट्रल। मोर नंबर ऑफ अमीनो देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेक इट्स बेसिक, एंड द मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज कंपेयर टू अमीनो ग्रुप मेक इट एसिडिक। तो एसिडिक अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड विच हैव मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज कंपेयर टू अमीनो ग्रुप। बेसिक अमीनो एसिड an amino acid which have more number of amino group as compared to carboxylic group, and neutral which have equal number of acidic and basic groups. तो 3 तरह के क्लास अमीनो एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस तरह का एक क्लासिफिकेशन हमारा और भी होता है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। Essential amino acid which cannot be synthesized by our body। कुछ अमीनो एसिड को हमारी बॉडी खुद भी बना लेती है, उनको बोलते हैं हम नॉन एसेंशियल। जिन अमीनो एसिड को हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती,
दे मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट, वो हमारे डाइट में होने चाहिए। बॉडी नहीं बना पाएगी, हमें खाने के थ्रू, फूड के थ्रू उन्हें ऑब्टेन करते हैं। तो कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, डाइट से ही हमें वो अमीनो एसिड लेने पड़ेंगे, हमारी बॉडी खुद नहीं बनाएगी। दे आर कॉल्ड एसेंशियल एंड विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, दे नीड नॉट टू बी प्रेजेंट इन डाइट। जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है उसको डाइट में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल, कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड नीड नॉट टू बी प्रेजेंट इन डाइट। तो एक क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का ये भी है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाटर सॉल्युबल एंड हाई मेल्टिंग सॉलिड्स, बिहेव लाइक साल्ट रेदर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बेसिकली क्या है इसमें, आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। तो एसिडिक और बेसिक ग्रुप आपस में रिएक्ट करके विद द एक्सचेंज ऑफ H आयन देन गो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रोड्यूस साल्ट। इंटरनल साल्ट इसको हम बोलते हैं ज्वीटर आयन, दिस इज कॉल्ड ज्वीटर आयन, बिहेव्स लाइक साल्ट रेदर देन सिंपल अमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों होने की वजह से इट एक्ट एज इंटरनल साल्ट एंड दिस इंटरनल साल्ट इज कॉल्ड ज्वीटर आयन, दिस इज कॉल्ड ज्वीटर आयन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ज्वीटर आयन। In aqueous solution, carboxylic groups can lose a proton and amino acid can accept a proton, give rise to dipolar ion called zwitter ion, and this is neutral but contains both positive and negative charges. ये आपका neutral ion आ गया। Now, in zwitter ionic form, amino acid shows amphoteric behavior as they act both with acid and base. H ion accept भी कर सकते हैं, H ion donate भी कर सकते हैं। एक इसमें आपके आ जाती है प्रॉपर्टी आती है इसमें आपकी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ज्वीटर आयन में प्रेजेंट होता है इन एसिडिक मीडियम, जैसे आपका लो पीएच है एसिडिक मीडियम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्सेप्ट H आयन एंड देयर विल बी NH3 पॉजिटिव, इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज। एसिडिक मीडियम लो पीएच अगर है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैटायन गोज टू कैथोड। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने आपको बताई थी 5th चैप्टर में, सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो कैटायन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा। अगर बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम विल गिव्स H आयन which will react with OH ion and produce water, and this zwitter ion will have negative charge. Now it will move towards anode, so cation goes to cathode, anion goes to anode, and this is electrophoresis. लेकिन ये आपका हाई पीएच अगर बेसिक मीडियम है तब ये एनोड की तरफ जाता है, लो पीएच है तब ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा। लेकिन बीच में एक पीएच ऐसी भी आती है जब ये ना कैथोड की तरफ मूव करता है और ना ही एनोड की तरफ। वो पीएच, the pH at which it will migrate neither towards anode nor towards cathode is called isoelectric point. isoelectric point का भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपके 5th चैप्टर में भी थी, ध्यान रखना ये। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ग्लाइसिन होता है आपका CH2 COH and NH2। This carbon is not chiral carbon atom because it has 2 same group हाइड्रोजन। इस पर आपके जो सेंट्रल कार्बन है इस पर 2 ग्रुप सेम होते हैं जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाकर कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया जाए, नाउ ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो कार्बन इज chiral and it will be optically active. So all the amino acids are optically active except glycine. Most naturally occurring amino acids have L configuration. L amino acid are represented by writing the NH2 group on the left hand side. अगर हम कन्फिग्रेशन इसकी लिखते हैं किसी भी अमीनो एसिड की HR या फिर इस तरह की बजाय ऐसे लिखा जाता है COH CHR NH2। NH2 अगर लेफ्ट साइड में है तब इसको हम L कन्फिग्रेशन बोलते हैं, और अगर आपका NH2 राइट साइड में हो
like this, COH or NH2H. This is your D configuration and this is your L configuration. L, NH2 group on the left hand side on the chiral carbon atom. So this is your L configuration, and all the naturally occurring amino acids, they all have L configurations. So this is about amino acids. Now come to the protein, structure of proteins. Proteins are the polymer of alpha amino acids and they are connected to each other by the peptide bond or peptide linkage. Peptide linkage is an amide formed between carboxyl group and NH2 group. तो peptide linkage क्या है? Suppose कीजिए आपका this is carboxyl group of one amino acid CHR NH2 and this is NH2 group of other amino acid. तो NH2 group of one and carboxyl group of other, they undergoes to produce water and results in formation of CH or NH2 C double bond O NH CH or COH. तो दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज. कार्बोहाइड्रेट में हमारी ग्लाइकोसिलिक लिंकेज थी, प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड लिंकेज है. इसमें आपका OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ द NH2 दे combines to produce water and this results in formation of CONH bond which is called peptide linkage. So peptide linkage is the amide formed between COH group and NH2 group. अगर मैं सिंपल बॉन्ड्स की बात करूं तो दिस इज अबाउट C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमीनो एसिड का है और NH2 ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का, एंड वाटर इज फॉर्म, कंडेंसेशन हो जाएगी, वाटर निकल जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन CONH. दिस CONH लिंकेज इज पेप्टाइड लिंकेज. तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड लिंकेज से अटैच होता है, ऐसे दूसरा तीसरे से अटैच हो जाएगा, तीसरा चौथे से अटैच होगा, एक लॉन्ग चेन बन जाएगी जिसको हम दो अगर अटैच हुए तो डाइपेप्टाइड, फिर ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड से फिर आगे प्रोटीन्स बनते हैं. डाइपेप्टाइड इज मेड अप ऑफ टू अमीनो एसिड. फॉर एग्जांपल व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड combines with amino group of the other amino acid we get a dipeptide. ये जैसे आपका है this is glycine CH2 NH2 COH and this is also glycine CH2 NH2 COH. तो जरूरी नहीं आपके सेम अमीनो एसिड हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इनटू NH2 CH2 CONH CH2 COH and this is your peptide linkage and this is dipeptide formed by the condensation of the two amino acids. When number of such amino acid is more than 10, then the products are called polypeptide. 10 तक इसको ओलिगो पोलीपेप्टाइड बोलते हैं, 10 से भी ज़्यादा होती है तब इसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं. ए polypeptide with more than 100 amino acid residue having molar mass higher than 10,000 units is called protein. 100 से भी ज़्यादा अगर आपके अमीनो एसिड्स कंडेंस कर जाते हैं इन ए चेन, मोलर मास 10,000 यूनिट से भी ज़्यादा, देन इट इज कॉल्ड ए प्रोटीन. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो कुल मिलाकर पहली बात अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड. फिर आपका अमीनो एसिड का दूसरा क्लासिफिकेशन था एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. आफ्टर 20 अल्फा अमीनो एसिड नेचुरली एक्रिंग हमारे लगभग 20 अल्फा अमीनो एसिड हैं नेचुरली, उसमें से 10 हमारे एसेंशियल हैं. वैलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टेरिन, ट्रिप्टोफैन और आपका मिथियोनिन, ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं. तो अमीनो एसिड कंबाइंस टू प्रोड्यूस डाइपेप्टाइड then combines to produce tetra, and more than 10 amino acid combines, then it is called polypeptide. And if polypeptide have molar mass more than 10,000 unit and number of amino acid in a polypeptide chain is more than 100, then it is called protein.
Now, what is the structure of protein? It can be studied at 4 different levels: primary, secondary, tertiary, and quaternary structure of the protein. So, first of all, let us study the primary structure of protein. Each polypeptide in a protein amino acid is linked with each other in a specific sequence. Amino acids are linked with each other in a specific sequence. मतलब sequence of amino acid in a protein या in a polypeptide chain is called its primary structure. Sequence of amino acid, जैसे देखिए आपको ये हमें एक polypeptide दे रखा है. Polypeptide में फर्स्ट आपका सेकेंड ग्लाइसिन है, फिनाइलैनिन है, ग्लूटामीन है, एलानिन है, आर्जिनिन है. तो ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर. ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन amino acid linked with each other in a specific sequence which give rise to the primary structure of that protein. Any change in the primary structure, that is sequence of the amino acid, creates a different protein. अगर इसमें एक भी अमीनो एसिड यहाँ से चेंज कर दिया, जैसे पूरी सीक्वेंस में ये जितनी आपको सीक्वेंस दे रखी है उसमें चाहे आपके 1000 अमीनो एसिड आपस में अटैच हों, उस 1000 अमीनो एसिड में एक भी अमीनो एसिड अगर आपका चेंज कर दिया जाए तो पूरा प्रोटीन चेंज हो जाता है. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बड़ी क्रूशियल स्ट्रक्चर होती है विच इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए प्रोटीन इन ए पॉलीपेप्टाइड. इट रेफर्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट रेफर्स टू द शेप इन विच द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैन एग्जिस्ट. अब पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपकी जैसे ये दिखाई थी, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी ये आपकी फोल्ड हो जाती है इस तरह से स्पाइरल शेप में. तो क्या शेप वो एक्वायर करती है, दैट इज कॉल्ड इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद वो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या शेप एक्वायर करती है, दैट इज कॉल्ड इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो शेप इसमें आपकी दो तरह की हो सकती हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट. तो अल्फा हेलिक्स, द स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड या NH2 group of peptide bond and CO group of the fourth amino acid. NH2 ग्रुप एक अमीनो एसिड का और फोर्थ उसके बाद जो फोर्थ अमीनो एसिड होगा उसके CO ग्रुप, उन दोनों बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो आपकी जो अमीनो एसिड है इट विल गेट अंडरगोज फोल्डिंग जस्ट लाइक दिस. यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप होगा, यहाँ आपका CO ग्रुप होगा और इनके बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से it undergoes coiling and this coiling is called alpha helix. Alpha helix is one of in which a polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting into right-handed screw helix, right-handed helix with NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the CO of an adjacent turns of the helix. हेलिक्स के ही दूसरे CO के साथ, जैसे यहाँ पे देखा ये आपका CO बॉन्ड है और यहाँ आपका NH बॉन्ड है, तो इनके बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. ये आपका NH है, यहाँ दिखा रखा है NH, दिस इज CO, और इनके बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी वजह से इट अंडरगोज अ राइट हैंडेड क्वाइलिंग एंड दिस राइट हैंडेड क्वाइलिंग इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स. बीटा प्लेटेड शीट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन and then laid side by side, each are held together by intermolecular hydrogen bonding. तो यहाँ पर ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन साइड बाय साइड लाइज करके एक शीट बना लेती हैं, दैट इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट. द स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द प्लेटेड फोल्ड्स ऑफ ड्रेपरी एंड देयरफॉर नोन एज बीटा प्लेटेड शीट. टर्शियरी स्ट्रक्चर, इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. जैसे कि अगर आपकी दिस वॉज योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स, और उसके बाद फिर अल्फा हेलिक्स फिर से क्वाइल हो जाती है इस तरह से. तो यहाँ पर दो तरह की क्वाइलिंग है, वन इज दिस क्वाइलिंग एंड अदर इज दिस क्वाइलिंग. एक आपकी ये क्वाइलिंग है और उसके बाद एक ये क्वाइलिंग है. तो टू टाइप्स ऑफ क्वाइलिंग, वन इज सेकेंडरी एंड अदर इज टर्शियरी स्ट्रक्चर. द फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर. इट गिव राइज टू मेजर molecular shape, fibrous or
globular. Main force which stabilizes the secondary or tertiary structure of the protein. हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकती है, डाइसल्फाइड लिंकेज भी हो सकता है, और वन वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती हैं जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को होल्ड करती हैं. एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इसमें आपकी होती है एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन इन ए प्रोटीन. जरूरी नहीं कि पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो, एक प्रोटीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती हैं. एंड दे आर कॉल्ड, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. अरेंजमेंट या एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन इज कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. तो ये स्ट्रक्चर है इसकी प्रोटीन्स की. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन. Fibrous protein consists of long parallel polypeptide chain formed helical structure or platelet sheet, whereas globular proteins, these are coiled and folded polypeptide chains forming a spherical shape. जो globular protein होते हैं आपके, they are spherical in shape. Tertiary structure fold होकर they give spherical shape, whereas fibrous proteins are thread-like. Fibers like fiber thread-like होती हैं, जबकि आपके globular जो है वो spherical shape के होते हैं. Fibrous proteins are insoluble in water, whereas globular are soluble. Fibrous structure is stable in globular structure is unstable. Plays a major role in mechanism and structural function. Mostly जो fibrous protein होते हैं आपके structural protein होते हैं, they makes the body. कोई भी body parts को बनाने में help करते हैं, जबकि globular protein जो हमारे metabolites में participate करते हैं. Functions of the in our या मेटाबॉलिज्म दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी, उनमें पार्टिसिपेशन का काम होता है. फॉर एग्जांपल एंजाइम, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन है. एंटीबॉडीज विच फाइट्स विद द डिजीज, वे आपके ग्लोबुलर प्रोटीन है. द टेक पार्ट इन मेटाबोलाइट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस. एंजाइम इसमें आपका एग्जांपल है. फाइब्रस प्रोटीन में एग्जांपल आपका केराटीन है, कोलेजन प्रोटीन है, इस तरह से आ जाते हैं. तो ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर दे दी. Proteins are the composed of 2 or more polypeptide chain referred to as subunits. तो एक पोलीप्रोटीन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती हैं, और उनका जो एसोसिएशन है दैट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सबयूनिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स नेटिव स्टेट, मतलब जो उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन, इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज. अगर उसमें टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए या उसकी पीएच चेंज कर दी जाए, रेडिएशंस उस पर डाल दी जाए, देन इट विल चेंज इट्स नेटिव स्ट्रक्चर. उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन. व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन bonds are disturbed. Due to this, globules unfold and helix get uncoiled and protein lose its biological activity. अब प्रोटीन अपनी उस एक्टिविटीज़ को, अपना वो जो काम है, अगर वो एंजाइम का काम करता है तो टेम्परेचर चेंज होने पर या पीएच चेंज होने पर जब उसकी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, इट विल नॉट एक्ट एज एंजाइम, वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है. व्हेन टेम्परेचर और पीएच इज चेंज, the protein will lose its biological activity and this is called denaturation. अगर ये आपको एक नॉर्मल प्रोटीन है, ये नॉर्मल प्रोटीन है, अगर इसमें डीनेचुरेशन कर दिया जाए, ये अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देगा और इसकी अपनी सारी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, सारी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी. नाउ इट विल लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन. ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंजेस. प्राइमरी स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन में कोई चेंज नहीं होता, ये भी ध्यान रखना. ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रिमेन इंटैक्ट. एग्जांपल कोगुलेशन ऑफ एग. एग वाइट का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है. जैसे ही आप एग को तवे पर डालते हैं या फ्राई पैन में डालते हैं, इट बिकम वाइटिश. गर्म करते ही ये वाइटिश हो जाता है, मतलब इसकी जो अपनी स्टेबल स्ट्रक्चर थी वो लूज कर देता है, इसकी अपनी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो लूज कर देगा, एंड देन इट इज कॉल्ड कोएगुलेशन. कर्डिंग ऑफ मिल्क. सो दिस इज आवर नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल प्रोटीन. तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन हमारे कंप्लीट हो गए हैं. अब इसके बाद हमारा आता है इसके अंदर
न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। विटामिन इस साल सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, तो मेन ये उसके बाद हमारा रह जाता है न्यूक्लिक एसिड, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।